गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। तो आज है भाई 1 अगस्त, और आज जो हमने न्यूज़ देखनी है वो एक बार देखते हैं। आज हमने कौन कौन सी न्यूज़ देखनी है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कल की क्लास से कोई डाउट, कोई सजेशन आप अगर देना चाहते हैं तो आज की क्लास के कमेंट में दे देंगे, ठीक है। आज की क्लास के कमेंट्स में लिख देंगे आप जो भी सजेशन देना चाहते हैं, या कल वाली क्लास में अगर कोई डाउट रहा हो तो अभी एड्रेस करने की कोशिश करेंगे उसको, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल है। पहला आर्टिकल क्या है भाई कि भारत ने शिपिंग और ट्रेड सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए पहला सॉवरेन बैक्ड मैरीटाइम इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया है। क्या है ये, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या, सॉवरेन बैक्ड मैरीटाइम इंश्योरेंस प्रोडक्ट, ठीक है। आपको इंश्योरेंस का पता है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट है तो यानी किसी चीज का इंश्योरेंस होगा, इतना तो आपको अंदाजा हो रहा है। तो ये है क्या, अगर ये मैं आपको बताऊं, ठीक। तो इसके लिए एक बनाया गया है आपका भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल बनाया गया है। क्या बनाया गया है भाई, भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस इंश्योरेंस पूल बनाया गया है। अब ये देखो कि ये इंश्योरेंस के लिए है, इंश्योरेंस के लिए है, ठीक है। और मैरीटाइम है, मैरीटाइम का मतलब क्या होता है, समुद्री, ठीक है। और ये इंश्योरेंस है यानी बीमा है, यानी समुद्री किसी चीज के लिए आपको बीमा देने की बात हो रही है। आपको नाम से जाहिर इतनी बात हो गई, ठीक है। तो ये क्या है, ये घरेलू घरेलू समुद्री बीमा पूल है। क्या है ये, घरेलू समुद्री घरेलू समुद्री बीमा पूल है। क्या है भाई, घरेलू समुद्री बीमा पूल है ये, ठीक है। तो बीमा इसमें यानी ये बीमा कवर करेगा। तो कौन कौन सा बीमा ये कवर करेगा और इसको क्यों शुरू किया गया है। अब आप सबको पता है, आप सबने देखा है कि पहले आपका रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था, फिर आपका ईरान इजराइल वॉर चला, ईरान यूएस से इजराइल वॉर चला, ठीक है। तो इन सब में एक चीज आपने सुना होगा कि भारत में जो घरेलू गैस थे, भारत में घरेलू गैस, इसके लिए कुछ, इसकी जो पहुंच थी, इसकी अवेलेबिलिटी थी, उस पर कुछ फर्क पड़ रहा था, ठीक है। जो पहले आपको जितने स्मूथली मिल जाती थी अब उतनी स्मूथली नहीं मिल पा रही थी। तो इसका कारण क्या था, तो जब दुनिया में कहीं पर जंग होती है, तनाव होता है, या कोई देश किसी दूसरे देश पर प्रतिबंध लगाता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसकी वजह से जो कुछ विदेशी बीमा कंपनियां हैं, विदेशी बीमा कंपनियां हैं, वो घरेलू कंपनियों को बीमा या तो नहीं देती है, बीमा या तो नहीं देती है, और अगर देती है तो बहुत महंगा देती है, ठीक है। तो ये बीमा किस चीज का है, अब आप सबको पता है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, इंटरनेशनल ट्रेड का जो मेजोरिटी हिस्सा है वो समुद्र से होता है, समुद्र से होता है। तो ये जो बीमा मिलेगा ये समुद्री जहाजों को मिलेगा। तो जो समुद्री जहाज व्यापार करते हैं या व्यापार के लिए जाते हैं, ठीक है, तो उनको ये जो समुद्री ये जो बीमा है या तो नहीं मिलता या फिर महंगा मिलता है भारतीय जहाजों को, ठीक। तो इस तरह की सिचुएशन फ्यूचर में भी आ सकती है, क्योंकि अनफोर्सिन कंडीशन है, किसी ने देखा तो नहीं है, तुरंत से अचानक से कोई ग्लोबल टेंशन हो गया, वैश्विक तनाव उत्पन्न हो गया, तो ये आपको दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। फिर जो भारतीय हैं जो व्यापार करना चाहते हैं वो उस जगह पर नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि बीमा नहीं मिल रहा है। अगर कोई इस तरह से जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या जहाज नहीं आता है तो बीमा जो ये व्यापारी हैं, व्यापारियों का तो नुकसान हो जाएगा। तो वो इससे बचने के लिए व्यापार नहीं करते, ठीक है, व्यापार नहीं करते हैं, जिससे सप्लाई चेन पूरा इंटरप्ट हो जाता है। तो ये हमारी सरकार ने शुरू किया है कि हम विदेशी बीमा कंपनियां जो बीमा नहीं देती है, अब हम भारत में घरेलू बीमा देंगे इनको, भारत में हम इनको घरेलू बीमा देंगे, भारत से ही इनको बीमा देंगे, ताकि ये जो जंग हो रही है या तनाव हो रहा है या प्रतिबंध लग रहे हैं, इनका कोई असर भारतीय व्यापार पर ना पड़े और इससे भारतीय व्यापार अप्रभावित रहे, ठीक है। तो इसके लिए है ये बीमा क्या कवर करता है, क्या क्या ये बीमा कवर करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कई बार ऑप्शन में दे देता है कि ये बीमा क्या क्या, ये जहाजों को कवर नहीं करता है या नाविकों को कवर नहीं करता है,
तो किस चीज का नुकसान ये कवर करता है? पहली चीज जहाज का नुकसान, अगर आपके जहाज को कोई नुकसान होता है उसको कवर करता है। फिर जहाज के अंदर जो माल है, जो आप लेकर के आ रहे हैं या लेकर के जा रहे हैं, वो माल, उसके नुकसान को कवर करता है। और क्या चीज कवर करता है ये? जो युद्ध क्षेत्र है, युद्ध क्षेत्र का पूरा जोखिम लेता है। क्या लेता है? युद्ध क्षेत्र का पूरा जोखिम लेता है। युद्ध क्षेत्र में जाने का जितना रिस्क है वो भी इसमें इंक्लूड है, वो भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, वो भी इसमें क्या है भाई? इंक्लूड है। और ये टोटल कितना है? ये है 1.5 बिलियन यूएस डॉलर का, 1.5 बिलियन यूएस डॉलर का टोटल पूल है ये। टोटल पूल कितना है, यानी कुल कितना है टोटल पूल, इसमें कितना पैसा रखा गया है? तो ये टोटल है 1.5 बिलियन यूएस डॉलर का। ठीक, तो ये आज का आपका पहला आर्टिकल था जिसमें एक बीमे के बारे में बताया गया है। मैंने आपको उसका बीमे का पूरा बता दिया कि बीमा ये किस लिए दिया जा रहा है, कौन कौन सी चीजों को कवर कर रहा है, ठीक है, और कितना इसका टोटल पूल है वो मैंने आपको बताया। देखें, भारत ने भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल, भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल लॉन्च किया है, जो देश का पहला सॉवरेन बैक्ड मैरीटाइम इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। यूएसडी कितना है? 1.5 बिलियन डॉलर का है, और इसमें 1.4 बिलियन यानी 12,980 करोड़ की गारंटी दी गई है। इस पहल का मकसद भारतीय जहाजों और कार्गो के लिए बिना रुकावट इंश्योरेंस कवरेज देना है, खासकर जियोपॉलिटिकल झगड़ों और ग्लोबल शिपिंग में रुकावटों के दौरान। यानी ये जितनी भी चीजें हो रही है, जैसे आपके जियोपॉलिटिकल झगड़े हो रहे हैं या ग्लोबल शिपिंग में भारत को क्या है, रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है, तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए एक हमने ये बीमा बनाया है। इसके मुख्य बिंदु क्या है? भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल भारत का पहला सॉवरेन बैक्ड मैरीटाइम इंश्योरेंस है। इसकी यूएसडी कितनी है? 1.5 बिलियन की है। ठीक है, उसमें से 1.4 बिलियन कितना है? इसकी गारंटी दी गई है, यानी टोटल तो इतना है, गारंटी कितने की है? 1.4 की है, 1.4 की है गारंटी। इसमें हल, मशीनरी, कार्गो प्रोटेक्शन, हर चीज के लिए मैरीटाइम रिस्क सब चीज शामिल है जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, भारतीय झंडे वाले किस किस को मिलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये बीमा किस किस को मिलेगा। तो किसको मिलेगा? भारतीय झंडे वाले या भारतीय कंट्रोल वाले जहाजों के साथ साथ भारत आने जाने वाले जहाजों पर भी लागू होता है। यानी भारत का जहाज चाहे ना भी हो, लेकिन अगर वो भारत में आ जा रहा है तो उस जहाज को भी ये बीमा मिल जाएगा। पहली इंश्योरेंस पॉलिसी वेदांता स्टारलाइट कॉपर लिमिटेड, बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड और होगर ऑफशोर एंड मेरीन प्राइवेट लिमिटेड को जारी की गई थी। यह स्कीम विदेशी इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स पर भी निर्भरता कम करने के लिए चलाई जा रही है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आपका क्या बन रहा है कि भारत के पहले सॉवरेन बैक्ड मैरीटाइम इंश्योरेंस प्रोडक्ट का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है भाई? भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल है, BMIP। ठीक, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि ये क्या है पूरा। ठीक, तो इसको आप चाहे तो इसका छोटा नोट्स बना ले, या ये खुद भी इतना बड़ा नहीं है, थोड़ा ही है। ठीक है, या आप इसमें जो मेन पॉइंट है यहां से उतार लेना। जो मैंने यहाँ पे मेन पॉइंट बताया ना, सिर्फ वही आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे ये कंपनी का नाम पूछ लेगा, क्या है इस कंपनी का नाम? BMIP, भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल, जो ये बीमा देगी। ठीक है, ये पूछ लेगा, सही है। ये पूछ लेगा कि टोटल कवर इसमें कितना है, तो टोटल कवर 1.5 बिलियन डॉलर का है, जिसमें से गारंटी कितने की है? 12,980 करोड़ की है, जो कितना है? 1.4 बिलियन है, 1.4 बिलियन डॉलर है। ठीक है, ये आपको दो तीन चीजें इसमें पता होनी चाहिए, ये दो तीन चीजें आपको इसमें पता होनी चाहिए। अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल क्या है? वही खेल से रिलेटेड है कि भारतीय एथलीट्स ने रेसलिंग और कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में मेडल जीतकर ग्लोबल स्टेज पर चमक बिखेरी। यहां से आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 कहां हुई थी? तो ये कहां पर हो रही है? अंडर 17 बाकू में हो रही है, जो कहां पर है? अजरबैजान में है। इसके पहले कल भी मैंने आपको बताया था, स्कॉटलैंड में जो कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं उनके बारे में कल मैंने आपको बताया था। निकिता सहरावत ने अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 57 किलो कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है। कामना और गरिमा ने अपनी अपनी वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स है 2026 वाले, इनमें लवप्रीत सिंह ने पुरुषों के 110 प्लस किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में क्या जीता है? सिल्वर जीता है। तो ये आपको पढ़ लेना है अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग जो आपको कौन सा मेडल किसने जीता है, बस आप वो पढ़ लेंगे, और कौन सा मेडल जीता है। कई बार वन लाइनर में सीधा सीधा आपसे पूछ लेता है कि इस कैटेगरी में सिल्वर मेडल किसने जीता था,
या इस कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता था। ठीक है, तो ये आप सीधा सीधा यहां से कर सकते हैं। फिर अगला आर्टिकल क्या है, अगला आर्टिकल है आपका कि सऊदी अरब की लीडरशिप में 14 देशों ने वेस्ट एशिया के खास शिपिंग रूट्स की सुरक्षा के लिए मैरीटाइम डिफेंस अलायंस लॉन्च किया है। अब ये जो मैरीटाइम डिफेंस अलायंस लॉन्च हुआ है, इसमें 14 इसके फाउंडिंग मेंबर है। कितने हैं? 14 देशों ने मिलकर के किया है। ये फाउंडिंग मेंबर कितने हैं इसके? 14 है। और इसमें आपको पूछ लेगा कि इसमें भारत भी शामिल है क्या, इसमें भारत शामिल है, ठीक है, या ऐसा करके पूछ लेगा कि हाल ही में हुए मैरीटाइम डिफेंस अलायंस में निम्न में से कौन सा देश शामिल है। ठीक है, तो उसमें एक ऑप्शन आपको भारत भी दे देगा, तब आप भारत को देखते हुए लगा देंगे तुरंत से हाँ कि हाँ भारत भी इसमें शामिल है, क्योंकि भारत के लिए करंट अफेयर, भारत का एग्जाम दे रहे हैं तो भारत को पूछेगा। तो इसमें भारत शामिल नहीं रहा। इसके फाउंडिंग, हो सकता है भारत इसका आज मेंबर बन जाए, कल बन जाए, या 2 दिन बाद बन जाए, या 4 दिन बाद बन जाए, लेकिन जो इसके फाउंडिंग मेंबर है, फाउंडिंग मेंबर कौन से मेंबर होते हैं? वो मेंबर जो स्थापना के दौरान सदस्य होते हैं। ठीक है, जो स्थापना के तुरंत बाद, जिस दिन स्थापना हो रही है उसी दिन शामिल है। ठीक है, तो इस तरह से भारत इसमें शामिल नहीं था। पाकिस्तान शामिल था, पाकिस्तान इसमें शामिल था। ठीक है, पाकिस्तान इसमें शामिल था भाई। ठीक, अब ये लाया क्यों जा रहा है, मुख्य बिंदु क्या है, ये लाया क्यों जा रहा है? यह अलायंस वेस्ट एशिया के खास समुद्री रास्तों पर चलने वाले कमर्शियल जहाजों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? ग्लोबल ट्रेड, खासकर तेल, गैस और जरूरी चीजों की सुरक्षित और बिना रुकावट की आवाजाही को पक्का करना है। यह अलायंस समुद्री निगरानी करेगा, इंटेलिजेंस शेयर करेगा एक दूसरे से, जो भी इसमें मेंबर होंगे उन सबके साथ में इंटेलिजेंस शेयर की जाएगी, मिलकर के नेवल पेट्रोलिंग करेंगे। ठीक है, मिलकर के जो नेवी है सब देशों की, जिसको जल सेना बोलते हैं, वो यहाँ पर मिलकर के पेट्रोलिंग करेगी और सुरक्षा खतरों पर तेजी से जवाब देने को मजबूती मिलेगी। यह पहल कहाँ के लिए की गई है? लाल सागर के लिए, अदन की खाड़ी के लिए, बॉबल मंडेब स्ट्रेट के लिए और फारस की खाड़ी जैसे जरूरी समुद्री रास्तों की सुरक्षा पर फोकस करती है। इसका मकसद मर्चेंट जहाजों पर हमलों को रोकना है और इंटरनेशनल पानी में नेविगेशन की आजादी बनाए रखना है। ठीक है, अब आपको पता होगा, ये आपने देखा होगा, ये आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। ठीक है, ये यहां से आकर के ऐसे, ये कंट्री आपकी यमन है, यमन है, यहाँ पर आपका इथोपिया है, ये आपका इरिट्रिया है, ये आपका सोमालीलैंड है। ठीक है, और यहाँ पर है आपकी बोबल मंडेब, सॉरी अदन की खाड़ी है, ये आपकी है बोबल मंडेब। ठीक है, बोबल मंडेब, और ये है आपका रेड सी। ठीक है, ये हिसाब देखेंगे एक बार जाकर के। मैप के लिए आपका आज का क्वेश्चन ये है, जो आपको मैप पे देखना है कि ये वाला हिस्सा आप देखेंगे जाकर के पूरा मैप इसका। ठीक है, ये अदन की खाड़ी है, कौन सी? अदन की खाड़ी है, ये अदन की खाड़ी है। और ये जो संकरा रास्ता है यहाँ का, ये जो संकरा रास्ता है यहाँ का, ये है आपका बोबल मंडेब। क्या है ये? बोबल मंडेब, इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट है ये भी, बोबल मंडेब। और यहाँ पर सबसे बड़ी जो चुनौती है वो हूती रेबल्स की है। किसकी है? हूती रेबल्स की है। हूती रेबल्स कौन है? ये हूती रेबल्स, ये इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी फोर्स है शिया लोगों की। कहाँ की है? यमन के लोग हैं, यहाँ के लोग हैं यमन के। ठीक है, इनको बोलते हैं हूती। ठीक है, जैसे हिजबुल्ला है, हूती है, ये सारे के सारे क्या है? मिलिट्री ग्रुप्स हैं। ठीक है, मिलिट्री ग्रुप्स हैं। तो यहाँ पर इनकी चुनौती है, ये अक्सर करके यहाँ पर जहाजों के साथ में लूटपाट करते हैं। ठीक है, तो ये चुनौती है यहाँ पर यमन में। तो इन सब चुनौतियों का सामना करने के लिए ही ये अलायंस बनाया गया है। ठीक है, इन सब चुनौतियों का सामना करने के लिए ही ये अलायंस बनाया गया है, बताएंगे। ठीक है, समझ आए? समझ आया है? आगे चलें फिर, चलिए। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट और चीज हुई है, और वो क्या है? वो ये है कि यूएस सीनेट ने रूसी एनर्जी खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ का प्रस्ताव रखा है। और जब इन्होंने ये प्रस्ताव रखा है 100% टैरिफ का, तो आपको पता है कि हम भी, यानी भारत भी खरीदता है रूस से एनर्जी। ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हम वहां से खरीदते हैं, पेट्रोल खरीदते हैं, वो सारी चीजें, नेचुरल गैस वहां से आती है, तो ये सारी चीजें हम भी खरीदते हैं। तो फिर तो ये 100% टैरिफ हम पर भी लागू होगा, 100% टैरिफ हम पर भी लागू होगा। अभी आपने देखा था टैरिफ वॉर चला आ रहा था, एक पूरा टैरिफ वॉर चल रहा था। तो ये टैरिफ होते क्या है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये टैरिफ होते क्या है।
तब आपको ये आर्टिकल अच्छे से समझ में आएगा। क्या होते हैं टैरिफ, क्या होते हैं टैरिफ, क्या होते हैं टैरिफ। सपोज करें हमारा प्यारा देश भारत है, ठीक है, और यहां पर कोई देश है, ठीक है, आप अमेरिका ही ले लो, ठीक है, आप अमेरिका ही ले लो, ये है, चले ये यूएस है और ये इंडिया है, भारत है और ये यूएस है। ये यहां पर यूएस है और ये भारत है, ठीक है। अब यहां से कोई प्रोडक्ट यहां पर जाता है, ठीक, तो हमने क्या किया है, ये हमने किया है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट यानी निर्यात। हमने क्या किया है भाई, निर्यात किया है, निर्यात किया है, ठीक है। ये देश यहाँ पर पहुंचा है, अमेरिका में, यूएस में पहुंचा है, तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट क्या हुआ है, आयात हुआ है, इंपोर्ट हुआ है। अगर कोई चीज अमेरिका से भारत में जाती है और भारत में जाकर के बिकती है, तो यानी वो यहाँ पर इंपोर्ट हो रही है और अमेरिका उसको एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये तो आप समझ गए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या है, ये उसको क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। ये है आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ठीक है। अब मैंने आपको बताना है कि टैरिफ क्या है, ठीक है, टैरिफ क्या है। तो जब समझो आप इस बात को कि यहाँ से भारत से लेट से मैंगो जाता है, मैंगो जाता है भारत से, ठीक है, मैंगो छोड़ दो या कोई और चीज ले लो आप, कोई एक सिंपल सी चीज लेते हैं जो समझने में आसान हो। भारत से जा रहा है पेन, कहां पर जा रहा है, अमेरिका में जा रहा है। अब ये अमेरिका में जाकर के बिकना था कितने का, 10 रुपए का, यहाँ पर आकर के ये पेन बिकना था 10 रुपए का, ठीक है, ये पेन बिकना था 10 रुपए का। लेकिन कोई अमेरिकन कंपनी है जो इसको बना रही है, लेट से वो 11 रुपए में बेच रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर भारत का पेन जाता है, तो क्या वो 10 रुपए का पेन लोग खरीदेंगे या 11 रुपए वाला खरीदेंगे, तो तुरंत से एकदम लोग 11 वाला ही खरीदेंगे, ठीक है। बहुत से लोग 10 वाला भी खरीदेंगे और बहुत से लोग 11 वाला भी खरीदेंगे, ये दोनों मिक्सअप है। लेकिन जब अमेरिका प्रोटेक्शनरी हो जाएगा, यानी अपने देश के उद्योग धंधों को बचाएगा, तो वो क्या करेगा, वो इस इंपोर्ट पर, वो जो इंपोर्ट कर रहा है, ये जो इंपोर्ट कर रहा है, जो पेन वहां से आ जा रहा है, तो वहां पे इंपोर्ट हो रहा है, वो इस इंपोर्ट पर कुछ एक्स्ट्रा टैक्स लगा देगा, एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा देगा, कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा देगा, अतिरिक्त कर लगा देगा, ठीक है। वही क्या है आपका, वही टैरिफ है। लेट से 5 रुपए का अतिरिक्त कर लगा दिया, तो ये पेन कितने का हो गया, पहले 10 का था, अब कितने का हो गया, 15 का हो गया, ठीक है। अब ये 15 का हो गया, ये 15 का हो गया, और वहां की लोकल कंपनी कितने का बना रही है, इसको 11 का बना रही है, तो वो 11 में आसानी से इसको बेच देगी, ठीक है। जो भारतीय पेन है या जो भारतीय माल है, जब वो अमेरिका पहुंचेगा, तो वो अमेरिका वालों को महंगा मिलेगा। जब महंगा मिलेगा तो वहां के लोग उसको नहीं खरीदेंगे, उसको नहीं खरीदेंगे, तो इससे क्या फायदा होगा, एक तो अमेरिका के पास पैसा आएगा, कौन सा, इंपोर्ट ड्यूटी, एक तो आएगा इंपोर्ट ड्यूटी अमेरिका के पास, यानी ये जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है एक्स्ट्रा टैरिफ के रूप में, ये टैरिफ उसके पास जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, वहां की जो लोकल कंपनीज हैं, जो वहां की स्थानीय कंपनीज हैं, उनको क्या मिलेगा, वो इससे प्रमोट होंगी, वो इससे प्रमोट होंगी, वो इससे प्रमोट होंगी, तो उनका माल ज्यादा बिकेगा, ठीक है। माल ज्यादा बिकेगा तो प्रोडक्शन और ज्यादा करेंगे वो, और अगर प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो ज्यादा बंदे हायर करने पड़ेंगे, तो यानी एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा होगा। ये सारी चीजें वहां पर होंगी, कहां पर होंगी, अमेरिका में होंगी। भारतीय व्यापार इससे क्या हो जाएगा, ठप हो जाएगा। भारतीय व्यापार इससे जो अमेरिका में जा रहा था वो बिल्कुल ठप हो जाएगा, ठीक है। तो ये टैरिफ के कुछ प्रभाव पड़ते हैं, ये टैरिफ के कुछ क्या पड़ते हैं भाई, प्रभाव पड़ते हैं। क्यों सरकार ऐसा करती है, पहली तो चीज कि अपने देश के उद्योग धंधे सुरक्षित रहे जो अपने देश में है, फिर सरकार को रुपया मिले, और तीसरी चीज स्वदेशी को प्रोत्साहन, ये लोकल कंपनीज, स्वदेशी को प्रोत्साहन। जैसे हमने अपने भारत में चलाया हुआ है एक प्रोग्राम, कौन सा, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। हम क्या कर रहे हैं कि हम सारा माल लोकली ही बनाएं और उसको लोकली ही अपने मार्केट में लगाएं, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत इसीलिए चल रहा है ताकि स्वदेशी को प्रमोट किया जा सके। कुछ देश, कुछ देश टैरिफ लगा करके, कुछ देश टैरिफ लगा करके इसको प्रमोट करते हैं लोकल को, कुछ देश टैरिफ लगा करके लोकल को प्रमोट करते हैं, ठीक है। समझ आया यहाँ तक, तो ये था आपका टैरिफ।
अगर टैरिफ लगेगा तो इससे क्या, अभी आपने बता दिया 100% अगर टैरिफ लगेगा तो इसका सारा फायदा किसको होगा, यूएस को होगा। ये तो आपको समझ आ गया। और भारत को इसका क्या होगा, इंडिया को नुकसान होगा, हमें इसका क्या होगा, नुकसान होगा। ठीक है। अब बस आप ये बात याद रखेंगे टैरिफ का क्या मतलब है, और अगर टैरिफ लगाएगा जो देश उसको फायदा होगा और जिस देश पर लगेगा उसको नुकसान होगा। अब हमने ये आर्टिकल देखना है वैसे ही। ठीक है। यूएस सीनेटरों के एक, दोनों पार्टियों के ग्रुप ने, दोनों पार्टियों का एक ग्रुप है यहाँ पर। दोनों पार्टियां कौन सी, एक रिपब्लिक है और दूसरी कौन सी है, दूसरी कौन सी है, कमेंट में बताना। यूएस सीनेटरों के एक, दोनों पार्टियों के ग्रुप ने सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2026 पास किया है। इन्होंने एक एक्ट लेकर के आए, ये कौन सा, सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2026 इस नाम से। इसमें उन देशों से इंपोर्ट पर 100% टैरिफ का प्रस्ताव है जो रूस से तेल खरीदते हैं, नेचुरल गैस खरीदते हैं, यूरेनियम खरीदते हैं या दूसरे एनर्जी प्रोडक्ट खरीदना जारी रखते हैं। ठीक है। इस कदम का मकसद क्या है, यूक्रेन विवाद को लेकर रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाना है। ठीक है। ये क्यों किया गया है, ताकि जो रशिया है, रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा है, अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले इसका जिक्र किया था। इस रशिया यूक्रेन वार में जो रशिया है इसके ऊपर आर्थिक दबाव पड़े, और जब आर्थिक दबाव इस पर पड़ेगा तो ये समझौते की तरफ आएगा, ये समझौते की तरफ आएगा। ठीक है, ये समझौते की तरफ आएगा। तो ऐसा करने के लिए इन्होंने ये एक्ट पेश किया है। अगर यह कानून बन जाता है तो भारत और चीन जैसे देश जो रूसी एनर्जी इंपोर्ट करना जारी रखते हैं, उन्हें अमेरिका को अपने एक्सपोर्ट पर ज्यादा टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, अब समझ गए आप, टैरिफ मैंने आपको बता दिया, एक्ट मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, और इस एक्ट का क्यों लाया जा रहा है मैंने आपको वो भी बता दिया। प्रस्तावित कानून को सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2026 कहा गया है। इसका मकसद रूसी एनर्जी रिसोर्सेज खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगाना है। ठीक है, वही सारी चीजें जिन देशों पर इसका असर पड़ सकता है उनमें कौन कौन है, भारत है, चीन है, रूस है, और जो रूस से एनर्जी इंपोर्ट कर रहा है वो कोई भी देश है। ठीक है, यह प्रपोजल अभी भी यूएस सीनेट में विचाराधीन है और अभी तक कानून नहीं बना है। ठीक है, अभी तक ये कोई कानून नहीं बना। जैसे भारत में पहले बिल होता है फिर एक्ट आता है। ठीक है, तो ये भी बिल वाली पोजीशन में है। सही है। यूएस का कौन सा प्रस्तावित कानूनी रूसी एनर्जी खरीदने वाले देशों पर टैरिफ लगाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2026 इसका आंसर होगा, ये वाला सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2026। ठीक है भाई, तो आपको बता दिया मैंने टैरिफ क्या है, अब आपको ये समझ आ गया होगा। टैरिफ, ये आपका टैरिफ है। चलिए, अगला आर्टिकल कौन सा है, IRDAE, आई आर आई आर डी ए और आई, ये है आपका इरडाई। इरडई ने भारत के बीमा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करते हुए सामान्य बीमा की सुरक्षा के लिए लाइसेंस प्रदान किया है। यानी किसी कंपनी को इन्होंने लाइसेंस दिया है नया बीमा के लिए। कौन सी कंपनी है वो, प्रोटेक्ट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड। प्रोटेक्ट इंश्योरेंस, प्रोटेक्ट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड को इन्होंने सामान्य बीमा लाइसेंस दिया है। 2026 में ऐसा लाइसेंस प्राप्त करने वाली चौथी बीमा कंपनी है। ठीक है, तो ये तो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है वो आ सकता है इरडई से। कहां से आ सकता है, इरडई से आ सकता है। तो इरडई के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या है इरडई। बताएंगे क्या है इरडई, बता सकता है कोई इरडई के बारे में। क्या है इरडई, क्या है, कोई संवैधानिक निकाय है, क्या ये कोई संवैधानिक निकाय है या वैधानिक निकाय है, या वैधानिक निकाय है, वैधानिक निकाय है। ठीक है, क्या ये कोई संवैधानिक निकाय है या वैधानिक निकाय है। संवैधानिक का मतलब क्या होता है कि संविधान के किसी आर्टिकल में दिया गया है। वैधानिक का मतलब होता है कि पार्लियामेंट के किसी कानून के द्वारा बना है, पार्लियामेंट के किसी एक्ट के द्वारा बना है। ठीक है, अगर कोई संस्थान या कोई संगठन किसी पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बन रहा है तो हम उसको बोलेंगे क्या, कि ये वैधानिक निकाय है। ठीक है, या सांविधिक निकाय है या वैधानिक निकाय है। अगर कोई बन रहा है डायरेक्ट किससे, संविधान के आर्टिकल से, जैसे आर्टिकल 280। क्या है आर्टिकल 280 में, बताएंगे कमेंट सेक्शन में।
आर्टिकल 280 के तहत कौन सा संगठन बनता है भारत में? ठीक है, जैसे चुनाव आयोग हो गया, तो ये सब क्या है? संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग हो गया आपका, ये क्या है? संवैधानिक निकाय है। यूपीएससी आपका संवैधानिक निकाय है। ठीक, लेकिन इरडई क्या है? इरडई आपका वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय है। स्टैब्लिश कब हुआ था ये? 1999 में, 1999। ठीक है, 1999 में ये आपका स्थापित हुआ था। कौन से एक्ट के द्वारा? इरडई एक्ट 1999 के द्वारा। इरडई एक्ट 1999 आया था, उसके द्वारा ये स्थापित हुआ था। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक वैधानिक निकाय है। क्या है ये? एक वैधानिक निकाय है इरडई। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बता सकता है कोई? हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? बता सकता है? हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ पर है? तेलंगाना में। हैदराबाद तेलंगाना में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। हैदराबाद तेलंगाना में इसका क्या है भाई? हेडक्वार्टर है। और ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, ये एक स्वायत्त बॉडी है। ठीक है, यानी अपने निर्णय लेने में सक्षम है, अपने निर्णय खुद से लेती है। स्वायत्त बॉडी है, स्वायत्त संस्था है, स्वायत्त संस्था। ठीक है, तो ये आपको इरडई के बारे में थोड़ा बहुत जानना है, क्योंकि इरडई आपका संगठन वाले जो आपका वन लाइनर आते हैं ना, संगठन वाले, जिसमें आपके अलग अलग बैंक पूछता है या कोई आपके संगठन वगैरह पूछ लेता है, तो वहां पर ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, वहां पर ये आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रोटेक्ट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड को एक सामान्य बीमा कंपनी के रूप में काम करने का लाइसेंस मिला है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा और 4 कंपनियां हैं जिनको ये मिला है, इस साल की ये चौथी कंपनी है। ठीक, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर ये बार बार दे रहा है लाइसेंस, बार बार लाइसेंस दे रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि एग्जामिनर इसके ऊपर ही सवाल पूछ ले, इरडई के ऊपर ही सवाल पूछ ले, कब बना है ये। हो सकता है आपसे इसका हेडक्वार्टर पूछ ले, हो सकता है आपसे इसका जो नवीन वो है, इसका चेयरपर्सन है, वो पूछ ले कि इरडई का चेयरमैन कौन है फिलहाल। ठीक है, तो आप ये कमेंट में बताएंगे इरडई का चेयरमैन कौन है। ये आप कमेंट में बताएंगे कि इरडई का चेयरमैन कौन है। इरडई के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसका चेयरमैन आप बताएंगे। ठीक है, अगला आर्टिकल क्या है? अगला आर्टिकल क्या है? एनसीडीईएक्स ने म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, इक्विटी कैश मार्केट में एंट्री का इनका प्लान है। ठीक है, तो एक एक्सचेंज है, एक्सचेंज जिस पर ट्रेडिंग करते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, शेयर खरीदते बेचते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? एक्सचेंज बोलते हैं। ठीक है, एक्सचेंज बोलते हैं। जैसे एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, बीएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक, इस तरह के स्टॉक एक्सचेंज है। तो इसने क्या किया है? इसने म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है एक। तो आपको पता होना चाहिए म्यूचुअल फंड क्या होता है। यहाँ से आपका स्टैटिक का एक सवाल बनता है म्यूचुअल फंड का। फिर बच्चे कहते हैं कि सर स्टैटिक से पूछा है इकोनॉमी से। मैं कहता हूँ कि आपका जो स्टैटिक आता है वो करंट से ही रिलेटेड आता है। ठीक है, अब देखिए आप म्यूचुअल फंड आपका न्यूज में है, और म्यूचुअल फंड आपका स्टैटिक का टॉपिक। ठीक, तो म्यूचुअल फंड का आपको पता होना चाहिए क्या होता है म्यूचुअल फंड। बता सकता है कोई क्या होता है म्यूचुअल फंड? ठीक है, ये कोई पर्सन है, इसके पास 200 रुपए है, इसने 100 खर्च कर दिए, और अब इसके पास बचे 100 रुपए। ये चाहता है कि मैं 100 रुपए को कहीं पर निवेश करूं, कहीं पर इन्वेस्ट करूं। तो ये क्या करेगा? इसके सामने जो भी आएगा, किसी ने बता दिया, मैंने कोई आइडिया दे दिया, या किसी और ने कोई आइडिया दे दिया, या इसको खुद से कोई आइडिया था, उसके आधार पर इसने किसी कंपनी के स्टॉक खरीद लिए, और इसने उसको वहां पर निवेश कर दिया, किसी स्टॉक में निवेश कर दिया। ठीक है, अब ये निवेश करने वाला एक्सपर्ट है या नहीं? ठीक है, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, हो सकता है ये अनपढ़ हो सकता है इसने फाइनेंस की पढ़ाई कर रखी हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये इंडिविजुअल है, जो आपको निवेश करने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे आप अनपढ़ हैं या आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, आप कोई भी है। ठीक है, एक तो चीज हुई है, और दूसरी चीज क्या है कि कुछ लोग थे। ठीक है, मानने की बात, ये 5 लोग थे, सबने 100 रुपए बचाए, तो कितने बच गए? 500 रुपए बच गए। 500 रुपए बच गए। ये 500 रुपए इन्होंने दिए किसको? किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट को। किसको दिए हैं? किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट को दिए हैं, या प्रोफेशनल फंड मैनेजर इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रोफेशनल फंड मैनेजर। फंड मैनेजर जो फंड को मैनेज करता है,
इसको इन्होंने दिए, और इसने क्या किया कि कुछ पैसे इनके किसी स्टॉक में डाल दिए, किसी कंपनी के स्टॉक में डाल दिए, कुछ पैसे कहीं और निवेश कर दिए, अलग अलग जगह पर इसने निवेश कर दिए, 3-4 अलग अलग जगह पर वो पैसे। ठीक है, वही 500 रुपए थे, वो इसने अलग अलग जगह पर क्या कर दिए, ठीक है, इसने निवेश कर दिया। लेट से इसने 500 रुपए निवेश करे थे, और ये प्रॉफिट दे रहे हैं अब 2 महीने बाद कितना, 700 रुपए के हो गए हैं। जो 500 निवेश करे थे अब ये होंगे 700, तो ये अब कितना है प्रॉफिट, 200 रुपए का। तो इसको बांट दिया जाएगा उसी अनुपात में जिस अनुपात में इन्होंने निवेश किया था। तो ये जो प्रोसेस है पूरा, इस पूरे प्रोसेस को आप बोलते हैं म्यूचुअल फंड। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं भाई, म्यूचुअल फंड बोलते हैं। म्यूचुअल फंड इसको बोलते हैं। मुख्य बात इसकी क्या है, मुख्य बात इसकी क्या है, पहली अभी पढ़ा है हमने, मिलकर निवेश कर रहे हैं लोग, मिलकर निवेश कर रहे हैं। दूसरी चीज अभी हमने पढ़ी है एक्सपर्टीज, यानी किसी एक्सपर्ट को आपने अपना पैसा दिया है, तो यानी आपका पैसा अब कौन निवेश कर रहा है, एक्सपर्ट कर रहा है। प्रॉफिट के चांसेस कैसे हैं, रिस्क कैसा है, रिस्क है आपका मीडियम टू मॉडरेट टू, या मीडियम से लेकर के हाई तक के आपका रिस्क इसमें रहेगा। हो सकता है बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है प्रॉफिट ना हो। अगर वो जो फंड मैनेजर है उसने किसी ऐसी कंपनी में निवेश कर दिया जो प्रॉफिट ही नहीं दे रही थी, जानबूझ के कर दिया उसने या अनजाने में कर दिया उसने, ठीक है, तो यानी इसमें आपकी चॉइस नहीं है, उसकी चॉइस है, तो यानी रिस्क ज्यादा होगा, रिस्क ज्यादा होगा। ठीक है, रिस्क यहाँ पर ज्यादा हो सकता है। लिक्विडिटी कैसी है, यानी तरलता, कितनी जल्दी आपको कैश मिल जाएगा, जब आप बोल देंगे तभी बेच के आपको पैसे दे देगा, यानी लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, तरलता बहुत ज्यादा है। तो ये आपका पूरा क्या है, म्यूचुअल फंड है। ठीक है, अब आपको देखना है वो आर्टिकल कौन सा था आपका, आर्टिकल नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, जिसको एनसीडीईएक्स बोलते हैं। इन्होंने अपना म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, और रेगुलेटरी अप्रूवल के बाद जनवरी 2027 तक इक्विटी कैश सेगमेंट में एंट्री करने की इन्होंने घोषणा कर दी है। तो मैंने आपको बता दिया वही कि इस तरह का क्या बना रहे हैं, कोई म्यूचुअल फंड का एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जहां पर लोग आकर के अपना पैसा निवेश करेंगे, फिर ये उसको म्यूचुअल फंड में डाल दिया करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह का अपना एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, इस तरह का अपना प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये आपको म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, और किसको मिला है अभी ये मिला है एनसीडीईएक्स को, एनसीडीईएक्स को, ये आपको याद रखना है। 2-3 चीजें, जैसे क्वेश्चन यहाँ से क्या बन रहा है देखो, किस एक्सचेंज ने म्यूचुअल फंड में डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो किसने किया है, एनसीडीईएक्स ने किया है, यानी नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, इन्होंने ये अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है। और देखिए अगला आर्टिकल क्या है, अगला आर्टिकल क्या है भाई, जल्दी से बताएं अगला आर्टिकल क्या है। एक भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता को मजबूत करने के लिए आईएनएस मछलीपट्टनम लॉन्च किया है। आईएनएस मछलीपट्टनम क्या है, सबसे पहले कोई युद्धपोत है जो लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, भारतीय नौसेना के द्वारा। इसको बनाया किसने है, इसको बनाया है कोचीन शिपयार्ड ने। किसने बनाया इसको, कोचीन शिपयार्ड ने इसको बनाया है। किसने इसको बनाया, कोचीन शिपयार्ड के द्वारा इसको बनाया गया है। और कोचीन शिपयार्ड कहाँ का है, केरला का। केरला के कोचीन शिपयार्ड में ये बना है। 80% इसका हिस्सा, 80% इसका हिस्सा कहां पर बना है, भारत में बना है, यानी स्वदेशी है। इसका 80% हिस्सा स्वदेशी है, यानी आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये इसका सबूत है। भारतीय नौसेना ने भारत की तटीय रक्षा, भारत की तटीय रक्षा और समुद्री रक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक पनडुब्बी रोधी युद्धक शैलो वाटरक्राफ्ट आईएनएस मछलीपट्टनम को शामिल किया है। युद्धपोत को उथले तटीय जल में, उथला तटीय जल कौन सा है, जो किनारे के आसपास का जल होता है उसको हम उथला जल क्षेत्र बोलते हैं, उथला तटीय जल बोलते हैं, में सक्रिय दुश्मन पनडुब्बियों का पता लगाने, यानी अगर ऐसे क्षेत्र में कोई दुश्मन की पनडुब्बी है जहां पर छिछला वाटर है, जैसे ये आपका समंदर है, ठीक है, यहाँ तक का आपका तट है, ठीक है, और ये आपका डीप सी है, ये आपका डीप सी है यहाँ तक। तो अगर यहाँ तक कोई छिछले वाटर में कोई पनडुब्बी दुश्मन की है तो इसका पता लगा लेगा, ये उसका पता लगा लेगा। बहुत तेज है, 40 से 45 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है, ठीक है, यानी तेजी से मूव कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह। आईएनएस मछलीपट्टनम में एक पनडुब्बी रोधी युद्धक शैलो वाटर क्राफ्ट है। तटीय निगरानी और पानी के नीचे की रक्षा को मजबूत करने के लिए, ये जो मैंने आपको बोला, पानी के नीचे की
रक्षा को मजबूत करने के लिए इसे भारतीय नौसेना ने शामिल किया है। यह युद्धपोत उन्नत सोनार सिस्टम, इसमें उन्नत सोनार सिस्टम लगा है, इसमें टॉर्पीडो लॉन्च के लिए लगे हैं, ठीक है, यानी लॉन्च किए जा सकते हैं, पनडुब्बी रोधी रॉकेट लगे हैं और आधुनिक निगरानी उपकरण इसमें लगे हुए हैं। यह उथले पानी में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने, ये वाला जो उथला जल है इसमें दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने उनका और उन्हें नष्ट करने में सक्षम है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, आईएनएस मछलीपट्टनम है। आईएनएस मछलीपट्टनम किस प्रकार का युद्धपोत है, तो आपको पता होना चाहिए पनडुब्बी रोधी युद्धशैली वाटर के लिए ये बनाया गया है। ठीक है, पनडुब्बियों से, दुश्मन पनडुब्बियों से रक्षा करने के लिए इसको शामिल किया गया है। स्पीड मैंने आपको उसकी बताई है, 40 से 45 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। ठीक है, और कोचीन शिपयार्ड में ये बना है। कोचीन शिपयार्ड कहाँ पर है, केरल में है, आपको ये पता होना चाहिए। और ये छोटे और तेज जहाज है, 40 से 45 किलोमीटर की तो इसकी स्पीड है, यानी उथले समुद्र में आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं यहाँ पर और तेजी से ट्रेवल कर सकते हैं, दुश्मन की पनडुब्बियों को रोकने में मददगार साबित होंगे, यही तो इसका मोटो है, इसीलिए तो इसको शामिल किया गया है नहीं। ठीक है, तो ये आपका क्या था, आईएनएस मछलीपट्टनम के बारे में था। ये आपका आईएनएस मछलीपट्टनम के बारे में था। फिर अभी मैथमेटिक्स के लिए कुछ अवार्ड मिले हैं, 4 अलग अलग व्यक्तियों को मिले हैं, 1 2 3 और 4, इन चारों को ये मिले हैं। ठीक है, 4 मैथमेटिशियन को मैथमेटिक्स में शानदार योगदान के लिए प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2026 मिला है। ठीक है, फील्ड्स मेडल 2026 किस किस को मिला है, किस किस को मिला है, यू डेंग चीन के हैं, जॉन पार्डन यूएस के हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के, जैकब सिमरमैन, जैकब सिमरमैन कहाँ के हैं, कनाडा के हैं, और हांग वांग कहाँ के हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के हैं। यानी 2 यूनाइटेड स्टेट्स के हैं, एक कनाडा के हैं और एक चीन के हैं। इस तरह मिलाकर के कुल 4 व्यक्तियों को ये फील्ड्स मेडल 2026 मिला है, जो किस क्षेत्र में है, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फील्ड्स मेडल 2026 यू डेंग, जॉन पार्टन, जेकब सिमरमैन और हांग वांग को दिया गया। यह अवार्ड इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन देता है। कौन देता है ये फील्ड्स अवार्ड, इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन। ठीक है, इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन ये अवार्ड देता है। यह शानदार मैथमेटिकल अचीवमेंट्स और भविष्य की रिसर्च पोटेंशियल को ध्यान में रख करके दिया जाता है। यह मेडल हर 4 साल में एक बार दिया जाता है, तो यानी इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है, तो यह है कि एग्जामिनर का उतना ध्यान ना जाए, लेकिन हर 4 साल में दिया जाता है, तो हो सकता है यहाँ से आपका सवाल बने, तो इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। सिर्फ 40 साल से कम उम्र के मैथमेटिशियन ही इसके लिए एलिजिबल है, यानी इसमें एज क्राइटेरिया भी है। कितना है, 40 साल से कम उम्र के जो मैथमेटिशियन है केवल वो ही इसके लिए क्या है, एलिजिबल है। यह अवार्ड सेरेमनी यूएसए के फिलाडेल्फिया में इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ मैथमेटिशियंस में 2026 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर ये अवार्ड सेरेमनी हुई है। ठीक, तो आपको इन चारों के नाम याद रखने, किस किस को मिला है, भारत से किसी को नहीं मिला है, 2 यूएस के हैं, एक कनाडा का और एक चीन के हैं। नाम याद रख लेंगे, जेकब सिमरमैन कहाँ के हैं, कनाडा के हैं, या आपके यू डेंग कहाँ के हैं, चाइना के हैं, जॉन पार्टन कहाँ के हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के हैं, और हांग वांग कहाँ के हैं, ये भी यूनाइटेड स्टेट्स के हैं। ठीक है, ये भी कहाँ से हैं, आपके यूनाइटेड स्टेट्स से हैं। ठीक है, फिर एक और आर्टिकल था आपका, एक आपका पैसिफिक ओशन में एक कंट्री है जिसने अपना नाम बदला है, ये है वो कंट्री। ठीक है, क्या नाम था इसका, इसका नाम था नाउरू। क्या नाम था इसका, नाउरू, नाउरू। और इसने अपना नाम बदल कर क्या कर दिया, नाउरो रिपब्लिक कर दिया, रिपब्लिक ऑफ नाउरू कर दिया। ठीक है, पहला नाम क्या था, नाउरू था, लेकिन अब बदल करके इसको क्या कर दिया, रिपब्लिक ऑफ नाउरू कर दिया है। तो जब आप पैसिफिक ओशन में देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वाला हिस्सा, वहां पर आपको बहुत फेमस आइलैंड देखने को मिलेंगे, सोलोमन आइलैंड्स। सोलोमन आइलैंड्स के जस्ट बराबर में है। ठीक है, सोलोमन आइलैंड्स के जस्ट बराबर में आपके हैं क्या, नाउरो आइलैंड, नाउरो रिपब्लिक। ठीक है, पैसिफिक आइलैंड नेशन नाउरो ने ऑफिशियली अपना नाम बदल करके क्या कर दिया, रिपब्लिक ऑफ नाउरो कर दिया। उसका पारंपरिक देसी नाम वापस आ गया। इस कदम का मकसद यूरोपियन बसने वालों द्वारा अपनाए गए कॉलोनियल एरा नाम को बदलकर देश की कल्चर की पहचान और विरासत और उसकी भाषा को फिर से पक्का करना है। यानी ये जो नाम था उनको पहला, ये उनको कॉलोनियल पीरियड की याद दिलाता था, क्योंकि अंग्रेजों ने उनको दिया हुआ था, भाई ब्रिटिशर्स की कॉलोनी था, ऑस्ट्रेलिया की कॉलोनी था, इन सब की क्या था, एक कोएलिशन में कॉलोनी था ये आइलैंड। कौन सा, नाउरो आइलैंड। नाउरो का नाम ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ नाउरो कर दिया गया है। नाउरो देश का पारंपरिक देसी नाम है। यह बदलाव पार्लियामेंट द्वारा पास किए गए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए किया गया है।
सरकार ने कहते हुए रेफरेंडम ना कराने का फैसला किया कि नाउरू को लोग पहले से ही बड़े पैमाने पर अपना चुके हैं। ठीक है, तो ये आपको पता चाहिए कि कौन सा देश था जिसने अपना नाम बदला है। पुराना नाम था इसका नाउरू, और अब कौन सा हो गया, रिपब्लिक ऑफ नाउरू। ठीक है, नाउरू गणराज्य आप हिंदी में कह सकते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे, नाउरू गणराज्य कहेंगे। तो ये एक आपका आर्टिकल था नाम चेंज से लेकर के। फिर एक आर्टिकल आपका था, कोई आयरिश सिंगर है, ऑस्कर जीतने वाले आयरिश म्यूजिशियन ग्लेन हैंसर्ड की 56 साल की उम्र में निधन हो गया। ठीक है, 56 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। नाम याद रखें कौन है, ग्लेन हैंसर्ड। ग्लेन हैंसर्ड इनका नाम है। 2007 की म्यूजिकल फिल्म वंस से इनको दुनिया भर में पहचान मिली। ठीक, तो एक दो चीज इसके बारे में आप ये पढ़ लेंगे, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज के लिए इतने ही आज इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे न्यूज में हमारी। इसके अलावा जो कल के जो और आर्टिकल होंगे इंपॉर्टेंट, वो कल वाले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। और भाई इससे पहले आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई इसमें क्वेरी हो, आपको कुछ पूछना हो, या कोई आपको सजेशन देना हो, जैसे आप चाहते हैं कि अगर मैप का आपका शुरू किया जाए, मैप वाला पोर्शन, तो एक दो मैप डेली हम यहाँ पर कर सकते हैं, एक दो लोकेशन हम डेली यहाँ पर देख सकते हैं। वो भी अगर आप चाहते हैं ऐसा कुछ इसमें इंक्लूड किया जाए, तो वो भी आप बता देंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसमें 2-3 एमसीक्यू भी हम लगाएं, ठीक है, तो वो भी हम इसमें लगा सकते हैं। तो आप अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स, जो भी आप इसमें सजेशन देना चाहते हैं। ठीक है, वो कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर हमारी अगली क्लास में।